हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ क्विज के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द सिलिकॉन। तो आप देखिए, सिलिकॉन जो रहता है एक सेमीकंडक्टर है। यूजुअली सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 4 में लाए होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 है और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है। और आप इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग करते हैं? बाय द फॉर्मूला 2n²। अगर 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए, अगर फर्स्ट शेल है तो आप देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर वो सेकेंड शेल है तो आप देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर वो थर्ड शेल है तो आप देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है। तो फर्स्ट शेल में 2 चला गया, सेकेंड शेल में 8 चला गया, लास्ट शेल में 4 चला गया। तो इसके लिए ये ग्रुप 4 को बिलोंग होता है। तो इसका आंसर नंबर 4 आएगा। ठीक है, आप आगे की तरफ जाते हैं। ये देखिए, द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो अगर आप देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको किधर मिलेंगे? लास्ट शेल में मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में मिलेंगे तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो सब आपके वैलेंस बैंड में रहेंगे। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स किधर रहेंगे? आपके वैलेंस बैंड में रहेंगे। मतलब आप देखिए, अगर ये कोई मटेरियल है तो अगर मटेरियल एटम से बना हुआ है तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे आपके, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो एटम्स के अंदर जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो जिस शेल में वो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये वैलेंस बैंड में मिलेंगे। तो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो अगर ये इंसुलेटर है तो आप देखिए, इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पे रहता है? कंडक्शन बैंड में। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो फ्री होते हैं। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो ये जो आंसर है इसका, द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। फिर द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखिए, ये मेटल है तो मेटल के अंदर क्या होता है? आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो वो वैलेंस शेल से बाहर आए हुए रहते हैं, मतलब एटम्स के लास्ट शेल से बाहर आए हुए रहते हैं। देखिए, ये एटम है, उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आया हुआ है। तो जिस जगह पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जिस जगह पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये वैलेंस बैंड में जाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको किधर मिलते हैं? सब कंडक्शन बैंड में मिलते हैं। मतलब जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, कहीं पे भी आपने मेटल लिया हुआ है तो मेटल के अंदर जिस जगह पे आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर रहेगा, बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिस जगह पे वो रहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे अगर मैं पूछता हूँ जिंदा फिश आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? सी में मिलेंगे। तो जिस जगह पे वो, ऐसे ही जगह मैं पूछता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसका आंसर बी आएगा। अब मेटल्स में क्या होता है? ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है? ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की जगह पे रहती है? कंडक्शन बैंड में रहती है। तो हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को छुड़ाने के लिए। तो इसकी बैंड गैप एनर्जी जो रहेगी वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो इसमें ओवरलैपिंग रहेगा। तो ओवरलैपिंग रहेगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में। ये किस में ऑब्जर्व होगा? देखिए दोस्तों, ये कंडक्टर में ऑब्जर्व होगा। तो कंडक्टर में जो रहता है हमेशा ओवरलैपिंग रहेगी, तो उसकी बैंड गैप एनर्जी 0 रहेगी। तो ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन कंडक्टर। आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन विच वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो इंसुलेटर में क्या होता है? आपके कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। इंसुलेटर में कभी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स किधर रहते हैं? एटम्स के अंदर रहते हैं। तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस बैंड में रहेंगे।
तो आप देखिए इंसुलेटर में कभी भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो कंडक्शन बैंड उसका खाली रहेगा। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लास्ट शेल में रहते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड में रहते हैं, तो आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विच वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड जो रहता है, जो इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसका हमेशा वैलेंस बैंड क्या रहता है, भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन में। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड उसका कभी भी एम्प्टी रहता है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल किस में नहीं रहता है, इंसुलेटर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन इंसुलेटर, तो इसका आंसर सी आएगा। अब बैंड गैप की देखिए, बैंड गैप इज लार्ज इन कंडक्टर। बैंड गैप का मतलब क्या है, आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। अगर आप बोलोगे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है, इलेक्ट्रॉन को एटम्स में से फ्री करना है, तो मुझे एनर्जी देनी है, लेकिन कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और वो कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टर की जो बैंड गैप रहती है वो जीरो रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बैंड गैप इज लार्ज इन कंडक्टर, ये आप देखिए ये फॉल्स है। तो बैंड गैप लार्ज किसका रहता है, तो बैंड गैप लार्ज जो रहता है वो इंसुलेटर का रहता है, क्योंकि इंसुलेटर में आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। आप देखिए अगर आप बोलोगे मुझे इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है, तो बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। तो आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो इंसुलेटर की बैंड गैप बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये इसका आंसर है। तो बैंड गैप इज लार्ज इन कंडक्टर, ये आपका फॉल्स है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो बैंड गैप इज जीरो इन इंसुलेटर। ये मैंने बताया हुआ है आपको। देखिए हमारे नेचर में 3 मटेरियल आता है। एक तो रहता है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम कंडक्टर में जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, तो बहुत सारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो कंडक्टर के अंदर आप देखो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसकी बैंड गैप एनर्जी जीरो रहती है। लेकिन अगर आप सेमी कंडक्टर में जाओगे तो आप देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना चाहते हो तो आपको कम एनर्जी लगेगी। तो जिस मटेरियल को आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन से वोल्ट से कम देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देनी पड़ती है। और इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर में आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना चाहते हो। एटम के लास्ट शेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना चाहते हो और उसको कंडक्शन बैंड में लेना चाहते हो, तो आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, वो 3 ईवी से ज़्यादा देना पड़ता है। तो जिस मटेरियल के अंदर आपको एनर्जी बहुत हाई देनी पड़ती है, 3 से ज़्यादा देना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। जिस मटेरियल को आपको एनर्जी 3 से कम देनी पड़ती है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना आसान है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को एटम से छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जिस मटेरियल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन छूटे हुए हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो बैंड गैप जीरो है इंसुलेटर की, ये गलत है। इंसुलेटर की बैंड गैप दोस्तों बहुत हाई रहती है, 3 से ज़्यादा रहती है। तो बैंड गैप जो है इंसुलेटर में ये जीरो दिया हुआ ये गलत है, तो ये इसकी फॉल्स है, कंडक्टर की जीरो रहती है। अगर आप बैंड गैप जाते हो, अगर हम बोलेंगे कि बैंड गैप सिलिकॉन का कितना है, तो सिलिकॉन का बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ट्रू है। तो सिलिकॉन की बैंड गैप कितनी रहेगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी लिखिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो सिलिकॉन के लिए देखिए बैंड गैप एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही है। अगर आप जर्मेनियम में जाते हो तो जर्मेनियम की बैंड गैप और कम है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये दोनों भी सही है, तो इसका आंसर ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों सेमीकंडक्टर है, इसकी बैंड गैप 3 से कम रहेगी। ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है, कोई भी अगर आप मटेरियल लेते हो, कोई भी आप मटेरियल लेते हो और उसके लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो जैसे कि आप ले लो फॉस्फर, तो फॉस्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। तो पहले शेल में 2 जाएगा, सेकेंड शेल में 8 जाएगा, लास्ट शेल में 5 जाएगा। तो जिस मटेरियल के अंदर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंटा। पेंटा मीन्स लास्ट शेल में 5। तो आप देखिए एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज फॉस्फरस, ये फॉस्फरस है।
बाकी जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब थर्ड ग्रुप के, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होना। जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, और लास्ट शेल में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम इसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आप देखिए, इसका एग्जाम्पल जो रहेगा ये बोरॉन है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब जो रहता है ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और दोस्तों देखिए सेमीकंडक्टर ऐसा लेसन है कि जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ थियरी क्वेश्चन रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन। तो अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हो और अगर आप देखो सेमीकंडक्टर ले रहे हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और होल्स की पॉपुलेशन कम है, तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर कोई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और होल्स की पॉपुलेशन कम है, तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और होल्स आपके कम है, तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो थर्ड का देखिए ये आंसर नंबर ए आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए अभी हम पी टाइप की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप एक सेमीकंडक्टर लेते हो जिसमें होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन कम है, तो अगर कोई सेमीकंडक्टर ले रहे हो जिसमें होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, होल एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो आप देखिए ये होल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, होल्स इसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम रहेंगे। तो कोई मटेरियल आप ले रहे हो और उसमें होल ज़्यादा है, मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्लस चार्ज ज़्यादा है मतलब प्लस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर होल्स यानी कि प्लस चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है और होल्स की ज़्यादा है, यानी कि होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप बोलेंगे पी टाइप सेमी। पी मतलब इसमें होल ज़्यादा है, तो इसका आंसर रहेगा पी। पी मतलब होल ज़्यादा है। अगर आप एन लेते हो तो एन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नहीं, ये गलत है। एन टाइप अगर आप बोलोगे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नहीं, एन टाइप क्यों कहा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और होल्स की कम है। पी टाइप इसलिए कहा गया है कि होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की कम है, लेकिन दोनों भी न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। लेकिन पी में होल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, एन की पॉपुलेशन, एन में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, इसके लिए इसको एन टाइप कहा गया है। और प्रोसेस जो हम प्योर सेमीकंडक्टर के आप देखोगे, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इक्वल नंबर ऑफ होल्स रहते हैं। तो अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर लेते हो तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ होल रहते हैं। और जब आप उसमें कोई मिलावट करते हो, मिलावट करने से आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो हम इसको बोलेंगे एन टाइप। अगर आप मिलावट करोगे, समझो आप मिलावट कर रहे हो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो बोलेंगे एन टाइप। अगर आप मिलावट कर रहे हो और उसमें होल ज़्यादा हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो होल ज़्यादा हो गए तो इसके लिए पी टाइप। अगर आप मिलावट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो एन टाइप बोलेंगे। तो ये जो मिलावट करने की प्रोसेस है, प्रोसेस जो है आप एडिंग इम्प्योरिटी, इसको कहा जाता है डोपिंग। तो ये ट्रू है, तो फिफ्थ का आंसर ए आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर में मैंने आपको बताया इक्वल रहता है दोनों का पॉपुलेशन। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब दोनों की पॉपुलेशन सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इंट्रिंसिक में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिया हुआ है, होल कम दिया हुआ है, तो ये गलत है। इंट्रिंसिक में देखो दोस्तों, दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको फॉल्स आएगा। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक मतलब ये आपका ई टाइप है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और उसमें इक्वल नंबर नहीं रहते, इक्वल नंबर नहीं रहते क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, पी टाइप में वो होल ज़्यादा रहता है। तो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ये भी गलत है, तो इसका भी आंसर आपका बी आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर यूज इन मेकिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ये रॉन्ग है।
हम लोग एन और पी टाइप का मटेरियल यूज करके क्या करते हैं, डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बड़ी हो रही है क्योंकि वो एम्पलीफायर करता है। तो उसमें एक्सट्रिंसिक का इस्तेमाल किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप। तो ये गलत है, तो इसके लिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्विज नंबर 11 है। अब यहाँ पर दिया गया है आपको क्वेश्चन की बैरियर और नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। तो नी वोल्टेज का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हो और वो सिलिकॉन का है, तो आप जब तक ये बैटरी को 0.7 क्रॉस नहीं करते हो तब तक क्या होगा, इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा। इसके अंदर करंट जो मिलता है मिली एम्पियर में रहता है, वो फ्लो नहीं होगा जब तक कि ये वोल्टेज हमारा 0.7 के आगे नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायोड जो रहता है, ये देखिए ये आपका डायोड है, ये पी है और एन है। ये यहाँ पर ये जो मेटल का जंक्शन है, यहाँ पर एक छोटा सा बैरियर रहता है। और ये बैरियर जो रहता है, ये सिलिकॉन के लिए कम से कम 0.7 रहता है। तो जब तक आप इसको, इस बैटरी वोल्टेज को 0.7 या 0.7 के आगे नहीं रखते हो, जब तक आप इस बैटरी वोल्टेज को 0.7 या 0.7 के आगे नहीं रखते हो, तब तक आपको कुछ भी करंट नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये इसका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। जब तक आप 0.7 या 0.7 के आगे नहीं रखते हो, तब तक आपको करंट नहीं मिलेगा। जब आप 0.7 के आगे रखोगे वोल्टेज, तब आपको करंट मिलने लगेगा। देखिए ये मैंने 0.7 रखा हुआ है, इसके बाद आपको ये करंट मिलने लगेगा। तो ये 0.7 के आगे रखना है। तो ये जो नी वोल्टेज इसको कहा जाता है कि अगर अभी मान लो आपने तो 0 वोल्ट रखा है तो आपको करंट नहीं मिलेगा। 0.1 रखा है, मान लो ये जो 0.1 रखा है तो आपको करंट नहीं मिलेगा। 0.2 रखा है, नहीं मिलेगा। लेकिन 0.7 के बाद स्टार्ट होगा दोस्तों, क्योंकि 0.7 के बाद ये बैरियर निकल जाएगा। 0.7 के बाद ये बैरियर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बैरियर वोल्टेज और नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन के लिए 0.7 है, तो ये ट्रू है। अब उसी तरह से अगर आप जर्मेनियम के लिए कर रहे हो तो ये बैरियर वोल्टेज 0.3 का बनेगा। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 के आगे करंट स्टार्ट होगा। तो ये बराबर है, जर्मेनियम के लिए ये 0.3 रहेगा। अगर आप पी को दे रहे हो प्लस, मतलब ये देखिए ये पी है और ये आपका एन है। अगर आप पी को दे रहे हो प्लस और एन को दे रहे हो माइनस, अगर पी डायोड को आपने पॉजिटिव दिया है, एन ऑफ द डायोड को आपने नेगेटिव दिया है, तो डायोड को रिवर्स बायस नहीं कहते दोस्तों, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। क्योंकि जो आप चाहिए उसको आप दे रहे हो, पी को आप दे रहे हो प्लस, एन को आप दे रहे हो माइनस। तो जो डायोड को आप चाहिए हो अगर वो दे रहे हो तो इसको बोलते हैं सही काम कर रहे हो। पी को आप दे रहे हो पॉजिटिव, एन को आप दे रहे हो नेगेटिव, तो ये रिवर्स नहीं हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये सही काम किया आपने। तो इसके लिए इसको रिवर्स नहीं कहा जाएगा, इसको फॉरवर्ड कहा जाएगा। तो ये गलत है, तो इसका आंसर आप फॉल्स लिखोगे। and the P of the diode is given positive and N is given negative, the diode is reverse bias। ये रॉन्ग है, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में आपको करंट किस वजह से मिलेगा, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। तो ये बात बराबर है। देखिए अगर आप फॉरवर्ड बायस में जाते हो तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आप पी को प्लस दे रहे हो और एन को क्या दे रहे हो, माइनस दे रहे हो। ध्यान में रखिए, अगर आप एक डायोड ले रहे हो और अगर आप उस पी को प्लस दे रहे हो, एन को माइनस दे रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो। तो देखो ये देखिए डायोड है और आप पी को दे रहे हो प्लस और एन को आप क्या दे रहे हो, माइनस। तो ध्यान में रखिए, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इससे क्या होगा, ये पी के अंदर जो सब प्लस चार्ज है, होल्स, ये आगे चलने लगेंगे और एन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे चलने लगेंगे। तो ये जो है ये हमारे मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होंगे। तो ये हमारे मेजॉरिटी कैरियर जो है ये फ्लो होने चालू हो जाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होते हैं कि पी में मेजॉरिटी क्या है, होल्स, एन में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्लस देखिए, ये प्लस सब होल्स को पुश करेगा, ये माइनस देखिए सब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और ये चलने लगेंगे मेजॉरिटी कैरियर। तो फॉरवर्ड बायस वी गेट द करंट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, ये राइट है। और हमारा करंट जो रहेगा बहुत कम रहता है, मिली एम्पियर में रहता है। और ये डायोड जो रहता है पीएन जंक्शन डायोड, इसका वर्क होता है एज एन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, देखिए ये जो एसी वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज को अगर आपने डायोड में पास किया हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, ये डीसी मिलेगा। तो एसी पूरा आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये एसी पूरा आपका निकल जाएगा और आपको सिर्फ डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्या वर्क करेगा, एज एन रेक्टिफायर।
तो ये माइनस को निकाल दिया है, आपको सिर्फ प्लस मिलेगा। तो ये प्लस माइनस अगर आप डायोड को पास कर रहे हो तो माइनस को हटा देगा, सिर्फ आपको प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब पी एन जंक्शन डायोड क्या काम करेगा, एज एन रेक्टिफायर। तो ये माइनस को निकाल देगा और सिर्फ प्लस रखेगा। तो इसके लिए पी एन जंक्शन डायोड क्या काम करेगा, एज एन रेक्टिफायर। ये ट्रू है। और ये स्पेस चार्ज और डिप्लेशन लेयर विल स्टॉप फॉर्मिंग व्हेन द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल। ये ये भी सही बात है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ये डायोड हम बनाते हैं, जब ये पी एन जंक्शन डायोड को आप बनाया जाता है, तो इसका थ्योरी लेक्चर्स आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक डायोड को बनाते हो, तो जब आप डायोड को बनाते हो तो देखिए ये पी और एन, जब आप डायोड को बनाते हो तो पी और एन के बीच में एक जंक्शन रहता है जिसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ के जो पी के सब होल्स रहते हैं ये एन के तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, पी के तरफ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहाँ से रहेगी, पी से लेके देखिए ये एन की तरफ रहेगी। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जब ये होल यहाँ से यहाँ चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इस मेटलर्जिकल जंक्शन के पास एक माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ की होल यहाँ चली गई तो यहाँ पे मिसिंग हो गया, होल मिसिंग हो गया, तो ये डिस्टर्ब हो गया। न्यूट्रल, मैंने आपको कहा था पी मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है। अगर एक प्लस चार्ज कम हो जाता है तो ये माइनस आ जाएगा। ये एन मटेरियल न्यूट्रल था, लेकिन अगर माइनस चला गया तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से जब प्लस दिखा तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से एक लेयर बनता है, और ये लेयर जो रहता है इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन या स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लेशन लेयर। तो ये लेयर क्या करता है, आप ये जो पी के अंदर, आप ये पी के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर है माइनस, उसको खींचता है, और एन के अंदर जो प्लस है उसको पुल करता है। तो ये एक करंट बनाता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये देखिए ये ड्रिफ्ट करंट था आपके पास यहाँ पर, इसको कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ये जो डिफ्यूजन करंट है इसकी डायरेक्शन एन से लेकर पी की तरफ रहेगी। और जब ये दोनों करंट हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये बैरियर जो बन रहा था, ये बैरियर जो बन रहा था ये स्टॉप हो जाएगा बनने का। तो स्पेस चार्ज रीजन, उसको लिए कहा गया है कि स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लेशन लेयर, यानी कि ये जो स्पेस चार्ज रीजन है या डिप्लेशन लेयर, ये कब बंद हो जाएगा, जब दोनों करंट हमारे के इक्वल होंगे। तो इसका आंसर ए रहेगा। और ये मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस अगर आप लगा रहे हो दोस्तों, ये देखिए अगर आपने ये पी एन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है, इसके साथ अगर एक रजिस्टर आपने जोड़ा हुआ है और यहाँ पर आपने वोल्टेज लगाया हुआ है, अगर आप यहाँ पर 2 वोल्ट दे रहे हो, लेकिन अगर ये सिलिकॉन का है तो इधर आपको 0.7 वोल्ट मिलेगा, बचा हुआ 1.3 वोल्ट इधर आएगा। तो ये जो 0.7 वोल्ट है ये इसका बैरियर है, नी वोल्टेज रहता है। तो फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी डायोड, आप कितना भी वोल्ट रखो, यहाँ पर 3 वोल्ट रखो, 5 वोल्ट रखो, 10 वोल्ट रखो, 0.7 वोल्ट इधर आएगा। तो फॉरवर्ड बायस में लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, ये डायोड के पास 0.7 वोल्ट ही रहता है। इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज नियर टू 0.7, ये ट्रू है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एनोड हैज मोर वोल्टेज एज कम्पेयर टू कैथोड, ये भी सही बात है। देखिए ये पी एन जंक्शन डायोड है, अगर ये एनोड है और ये कैथोड है, अगर आपने इसको 5 वोल्ट दिया और इसको 3 वोल्ट दिया तो इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि एनोड के पास ज़्यादा वोल्टेज है एज कम्पेयर टू कैथोड। लेकिन अगर आप उल्टा काम कर रहे हो, अगर आप इसको 3 वोल्ट दे रहे हो और इसको 3 वोल्ट दे रहे हो, इसको 10 वोल्ट दे रहे हो, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स बायस। तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं पी, इसको ज़्यादा वोल्टेज देना है और इसको कम वोल्टेज देना है। अगर आप इसको कम दे रहे हो, इसको ज़्यादा दे रहे हो, तो रिवर्स बायस है। इन फॉरवर्ड बायस एनोड ऑफ द डायोड हैज मोर वोल्टेज एज कम्पेयर टू द कैथोड, ये ट्रू है। तो ये आंसर नंबर ट्रू है। जब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर स्टॉप्स फॉर्मिंग, तो ये सही बात है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये ट्रू है, जब दोनों करंट हमारे इक्वल हो जाते हैं। डिफ्यूजन क्यों होता है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। ड्रिफ्ट क्यों होता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो दोनों हमारे इक्वल होते हैं तो बैरियर विल स्टॉप फॉर्मिंग, ये ट्रू है। और फॉरवर्ड बायस में हमको करंट किस में मिलता है, मिली एम्पियर में मिलता है दोस्तों। फॉरवर्ड बायस में हमको करंट मिली एम्पियर में मिलेगा, ये ट्रू रहेगा। तो ये राइट है। देखिए ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में देखिए यहाँ पर कम वोल्टेज लगाया हुआ है और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो देखिए दोस्तों ये मिली एम्पियर में करंट चलने लगेगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपका करंट जो चलेगा वो दोस्तों मिली एम्पियर में चलेगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपको करंट किस में मिलेगा, मिली एम्पियर में मिलेगा। तो ये भी आपका ये खत्म हो गया है।
अब आगे की क्विज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्विज नंबर 12 है। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इन फॉरवर्ड बायस वी गेट करंट इन मिली एम्पियर। तो ये सही बात है, फॉरवर्ड बायस में हमको करंट किस में मिलता है, मिली एम्पियर में मिलता है। अब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होता है दोस्तों, देखो रिवर्स बायस में आप क्या काम कर रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो। जो डायोड को चाहिए था आप वो नहीं दे रहे हो, जो डायोड को चाहिए आप नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक उल्टा काम कर रहे हो। आप पी को क्या दे रहे हो, माइनस दे रहे हो, और आप एन को क्या दे रहे हो, यहाँ पर आप प्लस दे रहे हो। तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, आपका बैरियर बढ़ जाता है। ये जो बैरियर रहता है दोनों के बीच में, ये बढ़ जाता है, बैरियर बहुत बढ़ जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, करंट नहीं फ्लो हो पाता है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि पी में माइनॉरिटी भी रहती है माइनस की, एन में माइनॉरिटी क्या रहते हैं, प्लस। तो वो फ्लो होते हैं और वो बहुत कम रहते हैं। तो रिवर्स बायस में हमको माइनॉरिटी का करंट मिलता है, उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट करंट। तो ध्यान में रखिए, रिवर्स बायस में हमारे माइनॉरिटी कैरियर फ्लो होते हैं, माइनॉरिटी। तो पी में कौन सा रहता है माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन। एन में कौन सा रहता है माइनॉरिटी, प्लस। तो वो फ्लो होता है और वो बहुत कम रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन कम रहती है माइनॉरिटी की। तो इसके लिए रिवर्स बायस में हमको करंट बहुत कम मिलता है, ये माइक्रो एम्पियर में मिलता है। और फॉरवर्ड बायस में जो हमको करंट मिलता है, आप देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जब आप डायोड को लगा रहे हो, इधर पी और एन, पी को आप दे रहे हो प्लस और एन को आप दे रहे हो माइनस। तो एक रजिस्टर के थ्रू आप लगाते हैं यूजुअली डायोड। तो ये देखिए यहाँ आपके जो प्लस रहता है, ये प्लस क्या करता है, ये प्लस को पुश करता है, ये माइनस देखिए इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, यहाँ पे होल पर चलने लगता है और ये बैरियर निकल जाता है। तो ये मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो ये हमारा ट्रू है। तो फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ध्यान में रखिए, मेजॉरिटी कैरियर चलता है, पी में आपके मेजॉरिटी क्या है, प्लस है, तो वो चलते हैं। एन में आपके मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चलने लगते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होते हैं, तो पी के प्लस चलने लगते हैं, एन के माइनस चलने लगते हैं। तो वो फ्लो होते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में जो हमको करंट मिलता है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। रिवर्स बायस में दोस्तों ध्यान में रखिए, फॉरवर्ड बायस में आपको मेजॉरिटी कैरियर का करंट मिलता है फॉरवर्ड बायस में, और उसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर चलते हैं, तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारे माइनॉरिटी कैरियर चलते हैं, माइनॉरिटी वो चलते हैं, तो वो बनाते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो हमको करंट माइनॉरिटी के वजह से मिलता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये ट्रू है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड 0.7 नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड बायस जो रहता है, फॉरवर्ड बायस में आपको डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट मिलता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर 3 वोल्ट रखा है तो ऑलमोस्ट पूरा 3 वोल्ट इधर आ जाता है। अगर आपने 5 वोल्ट रखा है तो पूरा 5 वोल्ट डायोड के पास आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट रखा है तो डायोड के पास पूरा 5 वोल्ट आएगा। तो रिवर्स बायस में गलत है कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.7 कभी नहीं रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो ये फॉल्स है। रिवर्स बायस में क्या होता है, पी को आप क्या दे रहे हो माइनस, एन को आप क्या दे रहे हो प्लस। ये बराबर है, पी को आपने नेगेटिव दिया है, एन को आपने पॉजिटिव दिया है। तो ये ट्रू है। और एक वोल्टेज जहाँ पे करंट बढ़ने लगता है उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको कहा था, जब तक आपका इनपुट वोल्टेज ग्रेटर या इक्वल टू नहीं है 0.7, तब तक ये करंट नहीं चलेगा। तो इस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। तो वोल्टेज जहाँ पर ये करंट जो रहता है इंक्रीज होने लगता है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। और रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में आप क्या कर रहे हो, ये रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो। रिवर्स बायस में क्या करते हो, आप रिवर्स बायस लगा रहे हो, रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो। तो रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये रिवर्स करंट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के, रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में किया जाता है कि रिवर्स बायस मतलब आप रिवर्स वोल्टेज दे रहे हो तो नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो।
तो आपका करंट भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो रिवर्स बायस में करंट आपका ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको देखिए थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। ध्यान से वो प्रैक्टिकल कीजिए रिवर्स बायस का। तो आप देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, आप ग्राफ प्लॉटिंग ऐसे करते हो, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव है, रिवर्स करंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो रहता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो इसका आंसर ए वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 13 वाला क्विज है। अब देखिए ये जो क्विज है इसमें आपको पूछा गया है कि हीट क्या है। अब हीट आप जानते हो, कोई भी चीज को अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको फील होता है हीट। तो बिना हाथ लगाए कोई हीट नहीं रहता। अगर कोई गर्म चीज है आप उसको हाथ नहीं लगा रहे तो हीट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो आपको फील होगा कि वो बॉडी हॉट है। आप कोयला देखो, कोयला जल रहा है, लेकिन अगर वो लाइट नहीं दे रहा है तो आपको लगेगा वो ठंडा है, लेकिन अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको हॉटनेस फील होगा। तो जो हीट है वो सेंसेशन है ऑफ हॉटनेस। और टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है कि कितनी वो बॉडी हॉट है। अगर 100 डिग्री है तो ज़्यादा हॉट है, 80 डिग्री है तो कम हॉट है। अगर हमको बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 90 रहता है, 70 रहता है। लेकिन अगर हमको बुखार नहीं आ रहा है तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, 37। तो टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन दी बॉडी। तो टेम्परेचर मेजर करेगा। ये टेम्परेचर क्या करता है, मापता है कि बॉडी कितना गर्म है या ठंडा है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन दी बॉडी। फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है। देखिए अगर एक सॉलिड को आप हीट कर रहे हो और उसमें अगर हीट फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये सॉलिड में जो हीट फ्लो हो रहा है विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। तो फर्स्ट मोड किसको कहा जाता है, कंडक्शन को। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। सबसे फास्ट प्रोसेस कौन सा है, अगर आप सन लगाते हो, सन से जो हीट मिलती है, अगर आप धूप में बाहर निकलते हो या हम रोशनी में बाहर निकलते हैं, या देखो हमको जो हीट फील होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ये सबसे फास्ट है। अगर आप मोबाइल को स्क्रीन को ऑन कर रहे हो और आपको हीट मिल रही है तो रेडिएशन है। अगर आप बल्ब के सामने बैठे हो आपको हीट मिल रही है, वो रेडिएशन है। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो आपको हीट फील हो रही है, रेडिएशन है। आप लाइट के नीचे बैठे हो आपको हीट फील हो रही है, रेडिएशन है, जो आपको दिखाई नहीं देती है। तो सबसे फास्ट प्रोसेस है। और देखिए दोस्तों दुनिया में सबसे फास्ट जो चलती है वो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो रेडिएशन बहुत फास्ट चलती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड में। सबसे स्लो जो रहता है वो कंडक्शन रहता है। एंड विच मोड देर इज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। आप देखते हो कि अगर आप ऑयल को गर्म कर रहे हो, अगर आप तेल को गर्म कर रहे हो तो उबला हुआ तेल ऊपर आता है, ये ठंडा तेल नीचे चला जाता है, फिर उबला हुआ तेल ऊपर जाता है, नीचे ठंडा तेल नीचे आ जाता है। तो कोई भी आपने लिक्विड को गर्म करने रखा हुआ है, अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो तो देखिए नीचे का पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्योंकि जब नीचे का पानी गर्म हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है, हल्का होने से ऊपर आ जाता है, ठंडा का पानी नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होकर हल्का होता है, ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे होता है। तो इस तरह से जब हीट फ्लो हो रहा है और मटेरियल की जब ट्रांसफर हो रही है तो इसको कहा जाता है कन्वेंशन। तो इसको कहा जाता है कन्वेंशन कहा जाता है, जिसमें मटेरियल की ट्रांसफर हो रही है। और कौन से मोड में हीट ट्रैवल होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, अभी मैंने बताया रेडिएशन। तो जो लाइट हमको सन से मिलती है वो बहुत फास्ट जाती है। देखिए ये सन से आपको जो लाइट आती है, सन से हमको लाइट जो आती है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से आती है। तो सन से जो हमको लाइट मिलती है ग्राउंड के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर हमको लाइट मिलती है वो बहुत फास्ट आती है, 3 × 10⁸। तो ये कौन से मोड में हीट ट्रैवल होती है विद स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन। हीट की यूनिट देखो बहुत सी यूनिट है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है, लेकिन ऐसा यूनिट जो हीट की वो है जूल्स है, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बहुत सी यूनिट है, सेल्सियस है, लेकिन उसके ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है। फ़ारेनहाइट है, बहुत सी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए ये क्विज नंबर 14 है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब है। देखिए आप एक स्लैब को ले रहे हो और ये जो स्लैब है इससे हीट फ्लो हो रही है। मान लो ये स्लैब है या घर के अंदर खिड़की है, खिड़की पे आपने कांच की स्लैब लगाई हुई, तो कांच से हीट ऐसे अंदर आ रही है, ये हीट अंदर फ्लो हो रही है। हीट कहाँ पर फ्लो होगी, जो साइड हायर टेम्परेचर में रहेगा और जो साइड आपकी तरफ रहेगा वो ठंडा रहता है। तो जो हीट जो हमेशा रहती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आएगी। तो मान लो जो जो साइड सन की तरफ रहेगा मतलब बाहर रहेगी, और जो हमारे घर की तरफ रहता है, होम की तरफ, वो ठंडा रहता है।
ये गर्म रहता है। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आती है, उस समय हम टेम्परेचर ग्रेडियंट मेजर कर सकते हैं। दोस्तों वो कुछ नहीं है, आपको ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट TG। तो जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है उसको डिवाइड करना पड़ता है थिकनेस से। मतलब ये जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा रहता है, ये टेम्परेचर कम रहता है। हीट हायर से लेके लोअर में आती है, तो हीट ये T1 से लेके T2 में आएगी। तो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है डिस्टेंस से, तो आपको मिलेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वो रहेगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर ए आएगा और ये ट्रू है। तो फर्स्ट वाले का देखिए ये आंसर आपका ए आएगा। आप टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट क्या रहेगी, अगर आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों के टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट क्या रहेगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखिए कैसे मेजर होता है, T1 माइनस T2 अपॉन थिकनेस यानी कि डिस्टेंस। तो ये टेम्परेचर जो रहता है आप सेल्सियस में ले सकते हो, डिस्टेंस जो रहता है आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, या तो फिर सेल्सियस मीटर में ले सकते हो, या तो केल्विन्स पर मीटर में ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो यूनिट रहती है, ऊपर तो आपको सेल्सियस ही लाना है, ये केल्विन लाना है, तो ऊपर यहाँ पर सेल्सियस है, डिनोमिनेटर में मीटर है, तो इसका आंसर आप बी ले सकते हो। हमारी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए हमारी नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर आप सेल्सियस में जाते हो। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है, लेकिन आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट में अगर आप निकालने जाओगे दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेल्सियस से, प्लस 32 करना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर आप 37 को कन्वर्ट करना चाहते हो फ़ारेनहाइट में, तो 1.8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 37 से, और फिर आपको ये 32 ऐड करना है। तो 1.8 दोस्तों आप कैलसी का यूज़ कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। तो 1.8 आप मल्टीप्लाई कीजिए 37 से, आप देखिए आपको आंसर आ गया है 66.6। फिर आप इसको 32 ऐड कीजिए, तो जब आप इसको 32 ऐड कर रहे हो तो आप देखिए आपको आंसर आया हुआ है 98.6। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो रहता है ये नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर डी आएगा। अब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं तो उसमें हीट ज़्यादा फ्लो होती है। जैसे कि कॉपर है, ब्रास है, आयरन है, सिल्वर है, तो उसमें ज़्यादा हीट फ्लो होती है क्योंकि उसमें मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो उसके लिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है। तो जो मटेरियल हीट अच्छे से कैरी कर सकता है, जो मटेरियल हीट को अच्छे से फ्लो कर सकता है, मतलब हीट को फ्लो होने दे रहा है, हीट के अंदर कोई रुकावट नहीं दे रहा है, हीट को अच्छे से फास्ट एकदम फ्लो होने देता है, तो जो मटेरियल हीट को बहुत फास्ट फ्लो होने देगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर क्या रहेगा दोस्तों, ये हाई रहता है। तो फिफ्थ का आंसर सी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम पूछा गया है, देखिए ये प्रॉब्लम आपको पूछा गया है, यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम पूछा गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए टेम्परेचर ऑफ टू फेसेस ऑफ द प्लेट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्लेट है और प्लेट से अगर हीट फ्लो होती है तो हीट हमेशा फ्लो होगी हायर से लेके लोअर में। तो देखिए ये हीट हायर से लेके ये लोअर में फ्लो होगी, T1 से लेके T2 में। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ द टू फेसेस यानी कि T1 और T2 का दिया हुआ है। तो टेम्परेचर ऑफ टू फेसेस ये दिया हुआ है 90 एंड 60। तो आप 90 माइनस 60 करोगे और देखिए आपको थिकनेस दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो 90 माइनस 60 कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 30 सेल्सियस पर 10 आएगा सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका रहेगा दोस्तों 3 सेल्सियस पर सेंटीमीटर। तो न्यूमरेटर में रहेगा, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 90 माइनस 60 देखिए ये आपका 30 आएगा। ये जो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस आपकी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 3 सेल्सियस पर सेंटीमीटर दोस्तों ये आपका आंसर आएगा। तो 6 का आंसर रहेगा पी वाला। ठीक है, अब हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्विज नंबर हम 15 की तरफ जा रहे हैं। अब कोई भी गैस लॉ आप कर रहे हो, जैसे आप गेल-लुसेक्स लॉ कर रहे हो, आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो, आप चार्ल्स लॉ कर रहे हो, तो कोई भी आप गैस लॉ कर रहे हो तो इसमें टेम्परेचर ध्यान में रखिए सेल्सियस में नहीं, इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो रहता है वो केल्विन रहता है। तो ये ए बी ए वाला आंसर है।
अब आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सेंट। आइडियल गैस का मतलब क्या है, आपने एक कंटेनर के अंदर गैस रखा हुआ है और उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जीरो फोर्स लग रहा है तो इसको कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल है जो हमको रियल नहीं मिलता है, हाइपोथेटिकल है जो रियल कभी मिलता नहीं है। आइडियल गैस एक खाली मॉडल है। अगर आप बोलते हो गैस ले रहे हो, गैस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जीरो फोर्स है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं है, तो उसको कहते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सेंट, ये ट्रू बात है, तो ए वाला आंसर आएगा। आप देखिए हमारे 3 गैस लॉ है। एक पहला जो गैस लॉ रहता है उसमें पूछा गया है, ये देखिए ये गे लुसेक्स लॉ है। गे लुसेक्स लॉ में हम क्या करते हैं, गैस को एक सील कंटेनर में रखते हैं और इसको गर्म करते जाते हैं। तो दोस्तों गे लुसेक्स लॉ में हम गैस को एक सील कंटेनर में रखते हैं, उसको गर्म करते जाते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो गे लुसेक्स लॉ में क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये फॉल्स है, तो इसका आंसर बी आएगा। तो ये आंसर आपका बी आने वाला है। तो गैस लॉ देखिए दोस्तों, 3 गैस लॉ रहते हैं। तो ये पहला जो रहता है आप देखिए गे लुसेक्स लॉ। तो ये गे लुसेक्स लॉ में क्या होता है, गे लुसेक्स लॉ में आप ध्यान में रखिए, गे लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है। गे लुसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है। अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो, अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो तो उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो तो उस समय आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप गे लुसेक्स लॉ कर रहे हो तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे। अगर आप चार्ल्स लॉ कर रहे हो, अगर आप चार्ल्स लॉ कर रहे हो तो आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर चार्ल्स लॉ कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम करेंगे तो इसके तरफ हम बढ़ेंगे। आप देखिए ये इसमें दिया गया था कि गे लुसेक्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो गलत है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये गलत है, इसके लिए इसको हम फॉल्स लिखेंगे। अब आगे की तरफ जाते हैं, इसमें दिया हुआ एक सील कंटेनर है। तो सील कंटेनर का मतलब क्या है, आप एक सील कंटेनर के अंदर गैस रख रहे हो, जैसे आप बलून के अंदर गैस रखते हो तो बलून एक सील कंटेनर है। बलून को आप सोच सकते हो एक सील कंटेनर है। अगर आपने एक साइकिल की ट्यूब में हवा भर के रखी हुई है तो साइकिल की ट्यूब को आप देख सकते हो एज ए सील कंटेनर। तो देखिए एक सील कंटेनर है, इसमें आप गैस को रख रहे हो और गैस आपकी यहाँ पर कूल दी हुई है, बहुत ठंडी है गैस। तो यहाँ देखिए गैस का टेम्परेचर जो दिया गया है 10 केल्विन है। यहाँ पर गैस का प्रेशर दिया हुआ है दोस्तों, ये 5 एटमॉस्फेयर है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इस गैस को गर्म कर रहे हो। आप जब इस गैस को गर्म करोगे तो आप देखो आपने इसकी हीटिंग स्टार्ट की हुई। आप दोस्तों आपने इस गैस की, देखिए आपने इस गैस की क्या की हुई है, हीटिंग स्टार्ट की हुई है। तो जैसे आप इसकी हीटिंग स्टार्ट करोगे, तो जैसे आपने यहाँ पर हीटिंग स्टार्ट की, यहाँ पर आपने सोर्स ऑफ हीट लगाया हुआ है। तो जैसे ही आपने इधर सोर्स ऑफ हीट लगाया हुआ है तो ये गैस गर्म हो रहा है, और जैसे ये गैस गर्म हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जैसे जैसे आपने नीचे हीट लगाया हुआ है तो जैसे जैसे ये गैस गर्म हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये पूछ रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, डबल हो गया है, 20K हो गया है। उस समय आपको पूछा जा रहा है कि गैस की प्रेशर कितनी रहेगी। ठीक है, तो गैस को आप गर्म कर रहे हो, या आपने यहाँ पर थर्मामीटर लगाया हुआ है, गैस को आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो गैस का प्रेशर कितना रहेगा। देखिए यहाँ पर गैस ठंडा है तो गैस के मॉलिक्यूल स्लो चलते हैं। तो स्लो चलने से क्या होते हैं, वो बहुत कम जोर से मारते हैं और बहुत कम बार टकराते हैं। तो बहुत स्लो से हीट करते हैं और बहुत कम बार हीट करते हैं। लेकिन जैसे ही गैस गर्म हो जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है, तो ये बहुत बार टकराता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। तो जैसे ही आप गैस को गर्म करोगे तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगेगा और बहुत बार टकराने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो गैस ठंडा रहेगा तो मॉलिक्यूल स्लो चलेगा, तो बहुत स्लो हीट करेगा और बहुत कम बार हीट करेगा। लेकिन जैसे ही गैस गर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत फास्ट चलने लगेंगे, तो बहुत जोर से हीट करेंगे और बहुत बहुत बार हीट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लगेगा, आप देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा।
तो सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो प्रेशर को भी डबल होना पड़ेगा। ये देखिए इसका आंसर 10 एटमॉस्फेरिक आएगा। तो वो क्या बता रहा है, अगर आप गैस का पहला प्रेशर ले रहे हो और पहले टेम्परेचर ले रहे हो, और अगर आप गैस का सेकेंड प्रेशर ले रहे हो और सेकेंड टेम्परेचर ले रहे हो, तो दोनों बराबर रहेगा। तो सीधी बात है, अगर आप P1 को देखिए, यहाँ पर अगर आप P1 को 5 रख रहे हो और आप यहाँ पर T1 को 10 रख रहे हो, तो देखिए आपका यहाँ पर P2 कितना बनेगा, ये 20 है, ये 20 है, तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 5 2 से मल्टी, देखिए ये P2 है, अब ये 5 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 एटमॉस्फेयर, मतलब आपका प्रेशर डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर रहेगा। अगर आप, सीधी बात है, अगर आप टेम्परेचर को आप डबल कर रहे हो तो प्रेशर को भी डबल होना पड़ेगा, ताकि आंसर आपका सेम आ जाए, P1/T1 आपका इक्वल हो जाए P2/T2 को। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं गे-लुसैक्स लॉ, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, गैस को हमने सील कंटेनर में रखा हुआ है। तो गैस को हमने यहाँ पर एक सील कंटेनर में रखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है। तो जैसे ही आप गैस के टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो जैसे ही आपने गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, 10 से 20 कर दिया है, तो इसका प्रेशर भी डबल हो जाएगा, 5 से लेके 10 हो जाएगा। अब बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है दोस्तों। तो बॉयल्स लॉ में ध्यान में देखिए, बॉयल्स लॉ इसको कहा जाता है बाइसिकल पंप लॉ। ये बाइसिकल पंप लॉ कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पिस्टन लिया जाता है और हम क्या करते हैं, ये पिस्टन को दबाते हैं, हम इस पिस्टन को दबाते हैं। तो जैसे ही आप इस पिस्टन को दबा रहे हो, तो आप गैस को जो हीट दे रहे हो, ये ऐसे बाहर निकल जाता है सराउंडिंग में। तो जो आप गैस को हीट दे रहे हो, ये पूरी गैस की हीट बाहर निकल जाती है। और दोस्तों इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप इसको स्लोली ऐसे कंप्रेस करते हो, तो जो भी आप हीट दे रहे हो ये पूरी बाहर निकल जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जैसे ही ये पिस्टन नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए जैसे ही ये पिस्टन नीचे आ जाएगा तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, इसकी वॉल्यूम यहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन इसका टेम्परेचर बना हुआ रहता है। आप देखिए इसका पहले का वॉल्यूम V1 है, इसका दूसरा वॉल्यूम V2 रहेगा। यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा, यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा। ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों देखो इसकी टेम्परेचर सेम है, तो इसके लिए इसकी स्पीड सेम रहेगी। जो मॉलिक्यूल की स्पीड है यहाँ पर और यहाँ पर वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जगह ज़्यादा है, इसके लिए कम बार टकराएगा, और यहाँ पर जगह कम है, इसके लिए ज़्यादा बार टकराएगा। लेकिन जितना जोर से इधर टकराएगा उतनी जोर से इधर भी मारेगा, लेकिन यहाँ पर कम बार टकराएगा और यहाँ पर ज़्यादा बार टकराएगा। तो प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, कितनी बार वो टकराता है और कितनी ज़ोर से मारता है। तो यहाँ पर देखिए ये टेम्परेचर जो है ये सेम है, तो जितना ज़ोर से इधर मार रहा है उतनी ज़ोर से यहाँ पर मार रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम बार टकराता है, यहाँ पर ज़्यादा बार टकराता है, तो ये प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब PV आपका सेम रहेगा। तो बॉयल्स लॉ में दोस्तों क्या होता है, PV आपका सेम आता है। अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो तो देखो दोस्तों इसमें आपका PV सेम रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने पहले जो किया था गे-लुसैक्स लॉ, इसमें P/V सेम रहता है। गे-लुसैक्स लॉ में क्या होता है, P/V सेम रहता है। बॉयल्स लॉ में दोस्तों PV सेम रहता है, PV सेम रहेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो गैस, मतलब P, यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रेशर आपको दिया गया है 10, पहला वॉल्यूम आपको दिया गया है 20। यहाँ पर आपका देखिए वॉल्यूम कितना हो रहा है, आप पर 10 हो रहा है, तो आपको निकालना है यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा। तो सीधी बात है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 है, तो ये कब 200 हो जाएगा, जब ये 20 आएगा। तो देखो दोस्तों ये 10 10 कैंसिल हो गया, तो P2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब 6 वाले का आंसर C आएगा। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो जैसे कि हम बर्फ को हीट कर रहे हैं, तो आइस को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों। तो जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो इसको कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सही बात है, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा, तो ए वाला आएगा। जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो इसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये देखिए आइसोथर्मल मतलब ये बॉयल्स लॉ वाला है।
अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब ये गे-लुसैक्स लॉ वाला है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, तो इसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये सही बात है, तो इसका ए रहेगा। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसको हम चार्ल्स लॉ कहेंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो दोस्तों देखिए ये भी आपका क्लियर हो गया है, इसमें 8 ही क्वेश्चन है। अब आगे वाले क्विज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्विज नंबर 16। तो ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चार्ल्स लॉ में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया गे-लुसैक्स लॉ जो रहता है दोस्तों, गे-लुसैक्स लॉ आप फिर से ध्यान में रखिएगा। गे-लुसैक्स लॉ जो रहता है ये सबसे फर्स्ट वाला लॉ रहता है। इसमें आप क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप बॉयल्स लॉ कर रहे हो तो बॉयल्स लॉ में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप चार्ल्स लॉ कर रहे हो तो चार्ल्स लॉ में दोस्तों हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये सही बात है, इसका आंसर ए आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, अगर आप कोई भी गैस लॉ करो, आप चार्ल्स लॉ करो, गे-लुसैक्स लॉ करो, बॉयल्स लॉ करो, आपका पीवी हमेशा क्या रहता है, एनआरटी रहता है। तो पीवी हमेशा आपका एनआरटी रहेगा। यहाँ पर देखो ये एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी उस गैस की टेम्परेचर। मतलब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, आप कोई भी गैस लॉ करो लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर एनआरटी आता है। तो गैस लॉज में देखिए एन मोल ऑफ गैस द आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी एनआरटी, ये ट्रू है और ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। इन गैस लॉ टेम्परेचर किस में मेजर होता है, केल्विन में, मैंने आपको बताया। अब आर इसमें जो एन नंबर ऑफ मोल्स है, एन देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स रहता है और टी आपका टेम्परेचर रहता है जो केल्विन में मापा जाता है, और आर आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है देखिए यहाँ पर, ये वैल्यू फिक्स रहती है 8314.91। दोस्तों इसको याद रखिएगा 8314.91, यूजुअली ये प्रॉब्लम में दिया रहता है, तो ये ट्रू है। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है आइडियल गैस एट वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी इज हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। आप ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर में किया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये चार्ल्स लॉ है, और ये यहाँ पर दिया गया है चार्ल्स लॉ। अगर आप कर रहे हो तो आप गैस को हीट करना चाहते हो कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं, तो इसके लिए इसको सील कंटेनर में नहीं रखेंगे, हम इसको मूवेबल कंटेनर में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर गैस ठंडा है, यहाँ पर गैस ठंडा है, यहाँ की इसकी वॉल्यूम दी गई है वी, यहाँ की इसकी टेम्परेचर दी गई है टी। अब आप क्या कर रहे हो, इस गैस को आप हीटिंग कर रहे हो। आप जब इस गैस की हीटिंग करने चालू करोगे तो नेचुरली इस गैस की टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, देखिए मॉलिक्यूल्स फास्ट चलने लगेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फास्ट चलने लगेंगे मतलब जोर जोर से मारने लगेंगे। यहाँ पर वो स्लो हीट कर रहे थे, यहाँ पर जोर जोर से मार रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत बार टकरा रहे थे और यहाँ पर वो कम बार टकराएगा क्योंकि जगह ज्यादा हो गई है। तो अगर एक चीज बढ़ रही है, यहाँ पर स्लो मार रहे थे, यहाँ पर ज्यादा मार रहे, तो एक चीज बढ़ गई है तो दूसरी कम हो जाती है। तो यहाँ पर वो बहुत बार टकराता है तो यहाँ पर कम बार टकरा रहा है। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसके लिए दोस्तों प्रेशर सेम रहेगा। अगर प्रेशर सेम रहेगा तो आपका चार्ल्स लॉ का इक्वेशन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है, सेकेंड वॉल्यूम देखिए दोस्तों डबल हो रही है, तो ये सेकेंड वॉल्यूम इसकी डबल हो रही है, और एट कांस्टेंट प्रेशर तो इसकी फाइनल टेम्परेचर पूछी गई है T2 कितना रहेगा। तो मैं दोबारा बताता हूँ, गैस की प्रेशर दो चीज पे डिपेंड रहती है, मॉलिक्यूल्स कितने जोर से मारते हैं और कितनी बार टकराते हैं। अब यहाँ पर गैस ठंडा है तो मॉलिक्यूल इतने जोर से नहीं मारते, स्लो हीट करते, लेकिन यहाँ पर बहुत बार टकरा रहा है क्योंकि जगह कम है। लेकिन यहाँ पर गैस गर्म हो गया है तो गर्म होने से बहुत जोर जोर से मार रहा है, लेकिन यहाँ पर कम बार टकरा रहा है क्योंकि जगह ज्यादा हो गई है। तो अगर एक चीज बढ़ रही है, मान लो यहाँ पर वो जोर से मार रहे थे, यहाँ पर स्लो मार रहे, ठीक है, यहाँ पर स्लो मार रहे, तो यहाँ पर क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये यहाँ पर गैस ठंडा था तो यहाँ पर स्लो हीट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गैस गर्म है तो बहुत जोर से हीट कर रहा है, तो यहाँ पर स्लो हीट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ड हीट हो रहा है। यहाँ पर हीट स्लो हो रहा था, यहाँ पर हीट हार्ड हो रहा है, यहाँ पर हीट सॉफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हीट हार्ड हो रहा है। हीट हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर स्लो हीट कर रहे हैं, मतलब बहुत जोर से नहीं मार रहे, धीरे से मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हीट ज्यादा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल बहुत जोर से मार रहा है लेकिन नंबर ऑफ हीट कम है।
तो इसके वजह से क्या हो जाता है, चीजें बैलेंस हो जाती है। क्योंकि एक चीज अगर यहाँ पर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ हीट यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ हीट ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल स्लो हिट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल यहाँ पर ज्यादा जोर से हिट कर रहे हैं, तो एक चीज बढ़ गई है तो दूसरी कम हो रही है कि नंबर ऑफ हीट यहाँ पर कम हो रहा है। तो इससे प्रेशर आपका सेम रहता है। लो इसे ये चार्ल्स लॉ वैलिड रहता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लगेगा, V1/T1 आपका सेम रहेगा एज V2/T2। तो देखिए अगर आप पहले वॉल्यूम को V रख रहे हैं, पहले टेम्परेचर को T रख रहे हैं, तो अगर आप दूसरे वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो नेचुरली इसको भी डबल होना पड़ेगा, इसको भी डबल होना पड़ेगा, T2 को भी डबल होना पड़ेगा। तो देखिए आप V कैंसिल हो गया तो T2 अब ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर क्या रहेगा 2T। तो सीधी बात है, अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल होना पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा 2T। और आइडियल गैस इक्वेशन में n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये चार्ल्स लॉ को मैंने बता दिया आपको। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है, ये देखिए चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर सेम रहता है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया गया है, तो ये रॉन्ग है, इसके लिए हम फॉल्स लिखेंगे। अब ऐसी कोई गैस लॉ है जिसमें तीनों वेरिएबल चेंज होते हैं, देखिए गेल-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई गैस लॉ है जिसमें सभी वेरिएबल चेंज होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो वो है, और उसको हम कहेंगे जनरल गैस लॉ। उसको आप कहोगे जनरल गैस लॉ। तो जनरल गैस लॉ में क्या होता है, सभी चीजें चेंज होती है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो जनरल गैस लॉ का मतलब क्या है, सभी चीजें चेंज होती है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसका आंसर ट्रू रहेगा, ये ए वाला रहेगा। तो ये भी हमारा ये क्विज हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये क्विज नंबर 17 है और इसमें हम जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्विज नंबर 17 है और आप देखिए अभी इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों अगर आपने ये मिरर रखा हुआ है और आप अगर इस पे एक लेजर लाइट को फोकस करते हो तो क्या होगा, लाइट इस मिरर के ऊपर गिरेगी और टर्न बैक करेगी। तो टर्निंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन दोस्तों। तो ये ट्रू है। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब आप देखो अगर आप एक फिश टैंक ले रहे हो और आपने वाटर रखा हुआ है और आप लेजर लाइट को यहाँ पर हिट करा रहे हो वाटर के ऊपर, तो यहाँ पर लाइट बहुत फास्ट चलती है, लेकिन जैसे वो पानी को हिट करती है तो इधर जैसे हिट करेगी वो स्लो हो जाएगी, तो यहाँ पर लाइट मुड़ जाती है, यहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों ये बेंड हो गई है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को आप कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा ट्रू है। अगर आप वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, यानी कि आप जानना चाहते हो कि वाटर लाइट को कितना बेंड कर रहा है या लाइट की स्पीड कितनी कम कर रही है, तो हमको उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी पड़ती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। आपको लाइट की स्पीड निकालनी पड़ेगी एयर में और डिवाइड किससे करनी पड़ेगी, जिस मटेरियल की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। तो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर में हमेशा रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, डिनोमिनेटर में रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। अगर आप पानी लोगे तो इधर पानी आएगा, कांच लोगे तो कांच आएगा, डायमंड लोगे तो डायमंड आएगा, लेकिन फर्स्ट मटेरियल कंपलसरी आपका एयर रहना चाहिए। तो जिस मटेरियल की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सही बात है, ट्रू है। अगर ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालोगे तो दोस्तों आपको आंसर 1.33 आएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया गया है तो आप यहाँ डालोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁻⁸। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो आप ऊपर सी लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो आपका इसका आंसर 1.33 आएगा दोस्तों। ये सही बात है, ये ट्रू है। लाइट की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहती है वो एयर में ज़्यादा रहती है, बाकी सब मटेरियल में कम रहती है, कांच में कम रहती है, पानी में कम रहती है, डायमंड में कम रहती है, लेकिन एयर में दोस्तों सबसे ज़्यादा रहती है 3 × 10⁸। इसके लिए उसको सिंबल सी दिया गया है क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा रहती है वो। तो ये सही बात है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे तो ये 2.42 ही आएगा। ये भी सही बात है, तो इसका आंसर ट्रू है।
एयर जो है इसको हम रेरर मीडियम कहते हैं। तो जहाँ पर लाइट ये स्पीड से चलता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ बहुत हाई स्पीड से चलता है, तो इसको रेरर मीडियम कहा जाता है। ये ट्रू है, तो इसको हम ए कहेंगे। स्नेल्स लॉ किसके लिए यूज होता है? रिफ्रैक्शन के लिए, कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके लिए यूज होता है, तो ये रिफ्लेक्शन के लिए नहीं यूज होता है, तो ये फॉल्स है। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हो, तो देखिए अगर ये आपका आई है और ये आपका आर है यहाँ पर, तो हमेशा ये इक्वेशन वैलिड रहेगा। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप I इक्वल टू आर यूज कर रहे हो, अगर आप I इक्वल टू आर यूज कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, इसको आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब μ1 से लेके μ2 में जा रही है, तो μ1 sin i विल बी इक्वल टू μ2 sin r। इसको हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आपका ट्रू है, तो 9th वाला ट्रू आएगा। आप 10th की तरफ मैंने बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया लाइट अगर देखिए दोस्तों, लाइट अगर उल्टी जा रही है, मतलब ग्लास से लेके एयर में जा रही है, यानी कि कांच से लेके एयर में जा रही है, तो लाइट की यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है, एयर में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। जहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ती है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, जहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है वो नॉर्मल के नजदीक चला जाता है। तो ये उल्टा हो रहा है, आप लाइट को पास कर रहे हो डेंजर से रेरर, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी दोस्तों। ये भी सही बात है, तो ए आंसर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम क्विज नंबर 18। क्रिटिकल एंगल किसको कहा जाता है? ये क्रिटिकल एंगल आप किसको कहेंगे? क्रिटिकल एंगल आप उसको कहेंगे कि अगर आप लाइट को कोई मटेरियल से पास कर रहे हो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दूसरे मटेरियल से, अगर आप लाइट को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में पास कर रहे हो और जिस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दूसरे मटेरियल से, तो क्या होगी? जैसे ही आप लाइट पास करोगे दूसरे मटेरियल के अंदर, तो लाइट क्या होगी? बाहर निकलेगी और साथ में रिफ्लेक्ट भी होगी। देखिए अगर ये दोनों भी कांच है, लेकिन दोनों कांच में फर्क है, ये भारी वाला कांच है, ये हल्का वाला कांच है। तो जैसे ही लाइट बाउंड्री में हिट करेगी हल्के वाले कांच को, तो उस समय क्या होगा? लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी या और अंदर भी आएगी। तो दोनों हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। आपका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अब क्या होगा? अगर आप इस एंगल को बढ़ाते हो, आप इस एंगल को बढ़ाते हो, आप इस एंगल को ज्यादा ले जा रहे हो, आप इस एंगल को अगर ज्यादा ले जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये रे जो है ये भी एंगल बढ़ जाता है, ये एंगल भी बढ़ जाता है। तो ये एंगल जब 90 हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल दोस्तों। उस समय लाइट की पूरी पावर इधर आती है, लाइट जितनी स्ट्रांग इधर रहती है उतनी स्ट्रांग इधर रहती है। तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है। यहाँ पर क्या होता है? लाइट आपका वीक हो जाता है, क्योंकि लाइट आपकी बाहर भी जा रही है, तो लाइट थोड़ी बाहर भी जा रही है, तो इसके लिए वीक हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? लाइट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि आप क्रिटिकल एंगल रखो या क्रिटिकल से ज्यादा रखो, तो लाइट यहाँ पर जो आ रही है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उस समय ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, तो ये इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि आप TIR करना चाहते हो, TIR का मतलब क्या है? आप लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, आप लाइट को बाहर नहीं निकालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि दोस्तों आपको लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जाना है, तो ये मटेरियल बहुत भारी वाला रहना चाहिए। ये जो कांच रहता है ये भारी वाला रहना चाहिए, ये हल्का वाला रहना चाहिए। और जब आप लाइट को, मैं पूछता हूँ, अगर आप लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फोकस करोगे तो क्या हो जाएगा? उस समय क्या होगा? ये जो लाइट बाहर निकल रही थी ये बंद हो जाएगा बाहर निकलने, और लाइट की पूरी पावर अंदर आती है दोस्तों। इसको कहते हैं TIR, और ऑप्टिकल फाइबर इसी पे ही चलता है कि TIR पे चलता है, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए दो कंडीशन चाहिए, μ1 आपकी बड़ी होनी चाहिए μ2 से, और I ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल से। तो क्रिटिकल एंगल TIR के लिए दो कंडीशन चाहिए कि आपका μ1 बड़ा होना चाहिए μ2 से, और I ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो देखिए दोस्तों इसमें दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन क्लैडिंग। तो ये दोनों होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ ए एंड बी।
और ऑप्टिकल फाइबर किस पे चलता है, वो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलता है। देखिए ये डी वाला आंसर है, तो इसका आंसर डी वाला रहेगा। और मैंने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, दो कांच रहता है, इसको कहा जाता है कोर, दूसरे वाले को कहा जाता है क्लेडिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर देखिए ये दो कांच रहता है, ये बीच वाला कांच जो रहता है जिसमें हम लाइट को पास करते हैं इसको कहते हैं कोर, इसके ऊपर वाले कांच को हम कहते हैं क्लेडिंग। तो हम लाइट को क्या करते हैं, सिर्फ कोर के अंदर चलाते हैं। तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहती है, ज्यादा रहती है दोस्तों क्लेडिंग से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर μ1 जो है वो कोर है और μ2 जो है वो क्लेडिंग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। तो ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग रहता है दोस्तों। आप देखिए, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि थोड़ी जगह रहे। आप देखिए इसमें आपको पूछा जा रहा है कि साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। देखिए आप इस लाइट को कोर के अंदर पास करना चाहते हो, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक प्लास्टिक रहता है, अगर आप प्लास्टिक को निकाल दोगे तो पूरी कांच रहती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रहती है। ये जो बीच वाला कांच रहता है या बीच वाले प्लास्टिक रहती है इसको हम कहते हैं कोर, इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं क्लेडिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लेडिंग है, अब इसके सेंटर जो रहता है, कोर वाली जो कांच रहती है इसके सेंटर को हम कहते हैं एक्सिस। तो अगर देखिए आप लाइट को पास करोगे, अगर आप लाइट को इंसिडेंट करोगे और आप चाहते हो कि लाइट जो है वो क्लैडिंग में ना जाए, पूरी पावर, लाइट की पूरी पावर इधर आ जाए, तो कम से कम आप जानते हो कि ये कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी क्लैडिंग से। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए कि ये कम से कम क्रिटिकल होना चाहिए। आप चाहते हो कि ये कम से कम क्रिटिकल रहे या क्रिटिकल से ज़्यादा भी चलेगा, तो ये जो आपका एंगल रहना चाहिए क्रिटिकल, तो उसके लिए ये मैक्सिमम एंगल जो रहता है एक्सेप्टेंस, मतलब आप इसके अंदर कहीं पे भी लाइट को गिराओगे तो लाइट की पूरी पावर अंदर रहेगी। ठीक है, लाइट की पूरी पावर अंदर रहेगी और लाइट जिधर इतनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग यहाँ पर आएगी। तो लाइट जितनी स्ट्रांग यहाँ पर है उतनी ही स्ट्रांग लाइट यहाँ पर आएगी। तो ये कम से कम, ये ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस रख सकते हैं। अगर आपने ये बराबर लाइट को यहाँ पर गिराया हुआ है तो ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। अगर आपने इससे कम गिराया हुआ है तो ये क्रिटिकल से ज्यादा बनेगा, तो भी लाइट की पावर अंदर आएगी। अगर आपने यहाँ पर गिराया हुआ है तो ये 90 बन जाएगा रिफ्रैक्शन, लेकिन लाइट की पावर पूरी अंदर आएगी। और इससे कम में गिराया तो ये TR बन जाएगा, मतलब क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लाइट की पूरी पावर अंदर आएगी। तो इसका अगर आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब अगर आप साइन निकालते हो, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, तो इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल एपर्चर। मतलब जितना न्यूमेरिकल एपर्चर बड़ा रहेगा इसका मतलब आप ज्यादा लाइट को अंदर ले जा सकते हो। तो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर, इसको कहा जाता है दोस्तों न्यूमेरिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूमेरिकल एपर्चर निकालना जाता है, उसको हम कहते हैं साइन थीटा ए। तो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर। और लाइट गैदरिंग पावर, मैंने आपको पहले ही बताया, जितना ये न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा रहेगा मतलब ये एंगल ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब आप ज्यादा लाइट को अंदर लेके जा सकते हो। तो लाइट गैदरिंग पावर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। अब ये जो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द फाइबर एक्सिस, यानी ये फाइबर एक्सिस है, तो ये मैक्सिमम एंगल जो वो कर रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो maximum angle made by the light ray with the fiber axis so that light can propagate after TR, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, मैक्सिमम एंगल। आप देखो अगर इस लाइट को मैं पूरा घुमाता हूँ तो पूरी एक कोन बन जाएगी, मतलब इस कोन के अंदर जितनी भी आप लाइट को पास करोगे तो ये पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये कोन के अंदर ही आप लाइट को रख सकते हो। तो अगर आप इस कोन के अंदर ही लाइट रख रहे हो तो लाइट की पूरी पावर अंदर आ जाएगी। तो अगर इस लाइट को आप घुमा रहे हो तो पूरा कोन बनोगे, मतलब इस कोन के अंदर है, कोन के अंदर ही आप लाइट को रख सकते हो, तो ही क्या होगा, लाइट की पूरी पावर आ जाएगी। तो ही लाइट आपका ये इसके अंदर चलेगा, कोर के अंदर चलेगा। तो इस कोन के अंदर अगर आपने लाइट को रखे हो तो ये कोन के अंदर ही आपको लाइट को फोकस करना है। तो इससे क्या होगा, लाइट की पूरी पावर अंदर रहेगी, लाइट सिर्फ कोर में चलेगा। तो इस कोन को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। तो कोन इन विच लाइट इज इंसिडेंस एट एन एक्सेप्टेंस एंगल और लेस देन एक्सेप्टेंस एंगल एंड प्रोपेगेट टू द ऑप्टिकल फाइबर, मतलब
ये कोन, इस कोन को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। तो इस कोन के अंदर ही लाइट को रखना है, तो ज्यादा से ज्यादा एंगल रख सकते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, या कम भी रख सकते हैं। याद रखो दोस्तों, अगर आपने लाइट शार्प एक्सेप्टेंस एंगल में गिराया हुआ है तो ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, इससे कम रखोगे तो ये क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी आएगा। अब लास्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए लास्ट वाला क्विज है। तो ये फर्स्ट वाला है, ऑप्टिकल फाइबर दो तरह का आता है। एक रहता है जिसकी कोर कोर एक दो, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लैडिंग दो ही रहता है, मतलब आप प्लास्टिक को ब्लेड से निकाल दोगे तो अंदर कांच ही रहती है और ये पूरी कांच है। तो कोर, अगर कोर आपका एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स रहेगी। क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा फिक्स ही रहती है μ2। तो अगर कोर आपका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो इसको कहेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसको हम कहेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। लेकिन देखिए दूसरी तरह का भी ऑप्टिकल फाइबर आता है जिसमें कोर कोर जो रहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रहता है, लेकिन क्लैडिंग का सेम रहता है। तो ये जो आप मैं बोल रहा हूँ μ2, ये μ2 सेम रहेगा, लेकिन μ1 जो है ये सेम नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बीच का थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका ऊपर का थोड़ा कम रहता है, उसके ऊपर का कम रहता है। तो ये जो कोर है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम नहीं रहती है तो इसको हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मतलब ग्रेडेड का मतलब क्या है कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। तो फाइबर दो तरह का आता है कोर के हिसाब से, ध्यान में रखिए। अगर कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर ये बीच वाला कांच है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो इसको कहेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर बीच वाला कांच है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है तो इसको हम कहेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो देखिए वेरिएशन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कौन से दो फाइबर आते हैं, तो स्टेप आता है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिए ये स्टेप इंडेक्स हो गया और ग्रेडेड इंडेक्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बता रहा है कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोपिगेशन टू टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, आप जो एक कोर ले रहे हो, ये कोर की साइज बहुत छोटी रहती है। तो कोर की साइज बहुत छोटी रहती है तो उससे क्या होता है, आप लाइट को सिर्फ एक ही तरह से ले जा सकते हो, एक ही पाथ में ले जा सकते हो, मतलब एक ही तरह से लाइट को ले जा सकते हो। तो इसको कहेंगे सिंगल मोड। तो आप लाइट को सिर्फ एक ही तरह से ले जा सकते हो, इसको बोलेंगे सिंगल मोड। कभी कभी क्या होता है, कोई ऑप्टिकल फाइबर आप ले रहे हो और उसकी कोर की साइज बड़ी रहती है। तो कोर की साइज अगर आप बड़ी रहती है तो आप इसको लाइट को बहुत तरह से ले जा सकते हो, अंदर लाइट को बहुत तरह से पास कर सकते हो। देखो ये एक तरीका है या ये एक तरीका है, मतलब मेनी वेज। तो इसको बोलेंगे मल्टी मोड। तो मेनी वेज जो रहता है इसको बोलेंगे मल्टी मोड, मतलब लाइट को कितने तरह से आप ले जा सकते हो, मोड ऑफ प्रोपिगेशन। तो उससे दो रहता है, एक रहता है सिंगल मोड और एक रहता है मल्टी मोड। तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो सवाल है इसके आगे वाला ये हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, मैंने बताया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए अगर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, अगर आपका कोर है, कोर फाइबर के अंदर जो कोर रहता है, अगर आपका कोर है, ये कोर एक ही मटेरियल का है, एक ही मटेरियल का है, अगर इसका μ1 है, एक ही मटेरियल का है, तो इसको आप बोलेंगे स्टेप इंडेक्स। लेकिन अगर ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, मतलब अगर ये कोर है और कोर एक ही मटेरियल का नहीं बना हुआ है, तो इसकी म्यू चेंजिंग है, मतलब म्यू है वो चेंज हो रही है। तो सेंटर में ज़्यादा है, बाद में सेंटर में ज़्यादा है, बाद में कम है, बाद में कम है, बाद में कम है, तो ऐसा म्यू चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मतलब ग्रेडेड है, मतलब इसकी कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। तो स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर आपका सेम रहता है, मतलब कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फाइबर, कोर इज नॉट यूनिफॉर्म, नन ऑफ द अबव। तो कोर यूनिफॉर्म रहता है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर आपका सेम रहता है। तो सेम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर सेम रहेगा, तो ए रहेगा। अब सिंगल मोड में मैंने आपको बताया, सिंगल मोड में क्या होता है, अगर आपकी ये कोर की साइज बहुत छोटी है, मान लो अगर ये कोर की साइज इन सिंगल मोड स्टेप ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर है। स्टेप इंडेक्स मतलब क्या है कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है। ध्यान में रखिए, अगर आप कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही रख रहे हो तो इसको बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब ये सिंगल मोड है, तो इन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, लाइट आप एक ही तरह से ले जा सकते हो।
तो यहाँ पर दिया गया है सिंगल मोड, तो उसमें आप लाइट को बहुत तरह से नहीं ले जा सकते हो, आप लाइट को सिर्फ सीधा ले जा सकते हो और एक ही तरह से ले जा सकते हो, क्योंकि ये स्टेप इंडेक्स फाइबर है। ध्यान में रखिए, स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, लाइट जो रहता है ये सिर्फ स्ट्रेट चलता है। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, लाइट सिर्फ स्ट्रेट चलता है, लेकिन जहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज रहता है तो उसमें क्या होता है, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सेम नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, तो लाइट बेंड होते रहता है, लाइट बेंड होते रहता है, तो ऐसे कर्व में चलता है, तो लाइट ऐसे कर्व में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर आप मल्टी मोड ले रहे हो, अगर आप मल्टी मोड ले रहे हो तो मैंने बताया कोर की साइज बड़ी है, और दूसरी बात ये स्टेप इंडेक्स है, तो ध्यान में रखिएगा स्टेप इंडेक्स में लाइट सीधा चलेगा। अब ये मल्टी मोड है और ये स्टेप इंडेक्स है, तो मल्टी मोड है मतलब लाइट को आप बहुत तरह से ले जा सकते हो अंदर, कोर की साइज बड़ी रहेगी, आप लाइट को बहुत तरह से ले जाते हो और लाइट सीधा चल रहा है क्योंकि स्टेप इंडेक्स है। स्टेप इंडेक्स में लाइट सीधा चलेगा। ध्यान में दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेप इंडेक्स में आपका लाइट सीधा चलेगा। अब ग्रेडेड में क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्रेडेड में क्या होता है, मल्टी मोड ग्रेडेड में क्या होता है, ग्रेडेड में मैंने आपको बताया ये कोर रहता है, तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रहती है, इधर ज्यादा रहता है, इधर कम रहता है, इधर कम रहता है, इधर कम रहता है, तो इसके लिए लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर कम है, इधर कम है, इधर कम है, तो इसके लिए लाइट जो रहता है वो बेंड होते रहता है, और इस तरह से ये बेंड होते होते ऐसे कर्व पाथ लेता है। ये मल्टी मोड है, इसके लिए लाइट बहुत तरह से चलेगा, बहुत सारे स्टेप में चलेगा, लेकिन ग्रेडेड है दोस्तों, ये ग्रेडेड है, इसके लिए क्या हो रहा है दोस्तों कि लाइट आपका सीधा नहीं चलता है, ये बेंड होके चलता है, और ये मल्टी मोड है, इसके लिए मिनी कर्व पाथ आएगा, तो इसका आंसर दोस्तों ये सी वाला आएगा। ठीक है, और इसके पहले वाला जो मैंने बताया था ये स्टेप इंडेक्स है, इसके लिए लाइट सीधा चलेगा, तो देयर आर मेनी जिगजैग पाथ आएगा, तो ये इसका आंसर ए वाला आएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।